और उस पर तो झूठ रहता है। क्या? तिलक का उसी जगह पर था जहाँ पर तिलक का प्रभुत्व था। एनी बेसेंट पूरे भारत से जुड़ी हुई थी और एनी बेसेंट के जो अनुयायी थे वो तिलक को पसंद नहीं करते थे। इस कारण से एनी बेसेंट पूरे भारत में संस्था बनाने में कामयाब हो गई थी और तिलक अपने क्षेत्र में, लेकिन वो भी उतना ही मजबूती से उन क्षेत्रों में बना रहे थे। क्लियर? और कोई प्रश्न हो आपका, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? क्या उत्सव? कोई समस्या? आइएंगे, आगे करेंगे ना। अभी सब तो ऐसे ही बीच बीच में कहीं प्रसंग आ जाता है तो कुछ बोल देते हैं। वहाँ तक पहुँचेंगे, अभी जल्दी ही 2-3 क्लास में पहुँच जाएंगे वहाँ तक। अब आप लोग का केवल साइंस बचा हुआ है ना? साइंस और अच्छा एंशिएंट मेडिवल तो करवा देंगे हम। साइंस मतलब ऐसे साइंस और इकोनॉमिक्स बचा हुआ है ना? ठीक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गांधी जी का भारत में आंदोलन, थोड़ा सा साउथ अफ्रीका वाला भी देख लीजिएगा, कभी कभार पूछा जाता है। तो साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या किया था, 2 छिटपुट जो 3 आंदोलन उन्होंने किया, तो तीनों आंदोलन पर थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे और फिर भारतीय आंदोलनों पर चर्चा करेंगे। पेपर 2 साइंस एंड टेक। चलो, सबने सवाल देख लिया था? कैसे थे सवाल? चलो बात करते हैं अब धुआं करेंगे सवाल का। कैसा था सवाल? चलो, आज जनरली मैं सवाल नहीं देखता उसी दिन,
1-2 दिन के बाद आराम से देख लेता हूँ, बस इसलिए ताकि हमको तसल्ली हो जाए कि मैंने जो जो पढ़ाया था वो आया कि नहीं। बाकी जनरली मैं सवाल नहीं देखता, क्योंकि मुझको रहता है ना कि क्या ही पूछ लेगा। हाँ, बीपीएससी क्या ही पूछ लेगा, जनरली सच बोलता हूँ ना। वो तो इधर थोड़ा पैटर्न वगैरह चेंज हुआ है, जब से शॉर्ट टाइप इंट्रोड्यूस किया है तब से थोड़ी समस्या आने लगी है ना, क्योंकि वो पूरा का पूरा पढ़ना पड़ता है। नहीं तो पहले तो निश्चित रूप से पता था कि क्या ही पूछने वाला है, तो इस वजह से नहीं देखता। तो पेपर के बाद ना सर ने सवाल भेज दिया, और जनरली फिर सर का फ़ोन आया कि सवाल देखा आपने? बोले नहीं सर। तो एक बार देखिए ना। तो मैंने फ़ोन के बाद बोला कि ठीक है सर, देख के कॉल करता हूँ। तो मैंने देखा, तो देखने में समय लगता है। जैसे इस बार के सवाल जो थे ना, तो वो थोड़े लेंदी थे जो भी थे। तो मैंने सवाल देखा और तुरंत सर को कॉल किया। मैंने बोला कि सर ये यूपीएससी से टफ सवाल है, यूपीएससी से टफर है। मेरी त्वरित टिप्पणी थी, पहली जो टिप्पणी थी यही, सर से पूछ लीजिएगा कि ये यूपीएससी से टफ सवाल है, इस वजह से कि बीपीएससी खुद अभी ट्रांजिशन के फेज में है। बीपीएससी को अभी खुद पता नहीं कि वो क्या कर रहा है, ठीक है। और मैं हवा में बात नहीं करता, मेरे पास सब प्रमाण है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे होता है ना कि आपका लक्ष्य जो है ना वो फिक्स्ड है, तो आप आराम से तीर मार लेंगे या निशाना साध लेंगे, लेकिन लक्ष्य जब खुद मूवेबल हो, तो अब अर्जुन जैसा चाहिए ना, मतलब प्रवीण होना ज़्यादा ज़रूरत होगा ना, प्रवीणता की ज़रूरत पड़ेगी, अभ्यास की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो अब जो बीपीएससी है ना, तो वही आपको पहले था कि कोई भी पीटी निकाल लेता था, फिर मेंस में वो आंसर रट के जाते थे, कुछ सवाल का हो जाता था। अब बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, और इस फेज में तो और नहीं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि पीटी में कैसा रहने वाला है, ठीक है। और फिर मेंस में भी अभी वही चल रहा है, तो इसलिए ना आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके होगा, ठीक है। तो पहले जो मेरी टिप्पणी थी वो यूपीएससी से टफ था, वो मैं पहले आपको प्रूव कर देता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ, ठीक है। कैसे यूपीएससी से कैसे टफ था, चलो। तो एक तरफ मैं लिखता हूँ 71st, या इधर कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ यूपीएससी 2025 का मेंस, सबसे मतलब लेटेस्ट जो परीक्षा हुई होगी यूपीएससी मेंस 2025 हुई होगी। अभी तो 26 का पीटी होने वाला है, इतना तो आप लोग पता होगा। और हम लोग जो कंपेयर करेंगे यही 71st बीपीएससी मेंस, मैं कंपेयर कर देता हूँ, ठीक है। चलो, मेरे सामने में सब कुछ है, हवा में बात नहीं करूँगा, आपको मालूम है, होना चाहिए। यूपीएससी सीएससी 2025 जीएस, मेरे पास सब है, लेकिन मैं पूरा का पूरा ऑथेंटिसिटी वाली बात करूंगा ना, जो करूंगा सामने में करूंगा। वैसे मेरे पास सब कुछ है। हाँ ये यार क्वेश्चन पेपर, अच्छा हाँ ये हाँ ठीक है। चलो देखो, ये अपना है, और सामने में देखिए, यहाँ पे देखिए ना टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, आप लोग एक बार देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, 20 क्वेश्चन होंगे। तो कितने क्वेश्चन है? 20, ठीक है। अच्छा, अब बीपीएससी के बारे में आप लोगों को पता ही है, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 250। टाइम कितना है? 300। अब देखो यहीं से देखते हैं, यहाँ पे देखो क्या हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम लिखते हैं, यहाँ पे 3 घंटा, यहाँ पे 3 घंटा, ये है फुल मार्क्स। यहाँ पे 250, यहाँ पे देखो 300, ठीक। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पे देखेंगे 20 क्वेश्चन है। यहाँ पे कितने क्वेश्चन पता है आपको? मैं सब बता देता हूँ, रुको। ये 20 जो सवाल होते हैं ना, इसमें 10 नंबर के 10 सवाल हैं, 10 इंटू 10 और 15 इंटू 10, मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ना वो 25 है। मैं बता रहा हूँ कैसे टफ है। देखो, ये सब नहीं जानोगे तो तुम कैसे compete करोगे? फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा मुकाबला अब यहाँ के लोगों से बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। आप जो लोग यूपीएससी के सिंसियर कैंडिडेट हैं, सिंसियर तैयारी करने वाले लोग हैं, आपका कंपटीशन उनसे है।
तो आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपको क्या करना है, तो कैसे होगा। और जो जो लोग यूपीएससी की सिंसियरली तैयारी कर रहे हैं तो उनको एज मिलेगा, इस बार भी मिला होगा, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4 पे सवाल आया है, वो यूपीएससी वाले के लिए बहुत कॉमन टॉपिक है, आज से नहीं पिछले 3-4 वर्षों से, ठीक है ना। आप लोगों को पढ़ाया है, उस वाले बैच में पढ़ाया है मैराथन वाले में। और आप लोगों का जब बैच खत्म हुआ था तो बोला था कि कम से कम 2-3 दिन उधर आ जाना और रेगुलर आना टेस्ट में। कितने लोग आए थे? 1-2 बस, मत आओ, मेरा क्या। खैर चलो, यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 25। इसमें से 10 हैं शॉर्ट टाइप के। 10 जो शॉर्ट टाइप के होते हैं ना, इसका आंसर करना होता है 150 वर्ड्स में। और ये 15 नंबर वाले जो सवाल हैं, इनका आंसर कितना करना होता है? 250 वर्ड्स में। देख लो क्लियर एकदम से, बहुत फुर्सत से बात करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 1 मिनट, हाँ यहाँ पे देखो बहुत यहाँ पे देखो कितने सवाल दिया है? 20। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक 150 और 11 से 20 कितने? तो टोटल सवाल 20, 10 और अच्छा मैंने 15 क्यों लिखा था? 15 मार्क्स के हैं ये जो है ना 10 मार्क्स है, ये 15 मार्क्स है। 15 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20। एक मिनट मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, फुर्सत से बात करेंगे। ये है क्वेश्चंस, ये है मार्क्स, ठीक। अब हम लोग अपने यहाँ आ जाते हैं, इसमें जाएंगे तो सेक्शन 1 है, नहीं पॉलिटी वाला, सेक्शन 2 होगा इकोनॉमी और ज्योग्राफी वाला, और सेक्शन 3 होगा साइंस एंड टेक वाला। चलो इसमें जाके देखोगे तो इसमें ना शॉर्ट टाइप के 5 सवाल होंगे। नहीं, यार वो फिर बार बार हमको वहाँ जाना पड़ेगा, मतलब सब पेज एक साथ नहीं खुलेगा। अभी तो मैंने सब खोला था ना, 1 मिनट ना, फिर से ना मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ जो भी बोलता हूँ और आपको इतना दिन में भी मेरे पे नहीं पता है ना, तो हम अब क्या ही बोलेंगे, ठीक है ना। बहुत ये जो है ना, ये जिम्मेदारी वाला होता है और मैं उस जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे से करता हूँ। चलो देखो यहाँ पे, ये पेपर 2 है, सेक्शन 1। देखो यहाँ पे यार, खंड 1 में देखो कितने सवाल हैं? 5। चलें, वो जीएस मतलब वो साइंस वाले में 3 है, सॉरी 6 हैं। देखो ये सेक्शन 2, यहाँ पे देखो ABCDE कितने सवाल है? 5। अच्छा यहीं पे चल मैं कर देता हूँ, तो यहाँ पे 5 सवाल, यहाँ पे 5 सवाल, यहाँ पे 6 सवाल। भरोसा नहीं होगा जाके देख लेना, इसलिए यहाँ पे अभी नहीं रहता तो। और ये लॉन्ग टाइप के 2 सवाल हैं, ये हैं शॉर्ट टाइप के और ये हैं लॉन्ग टाइप के। मेरी बात समझ रहे हैं? यहाँ भी 2, यहाँ भी, यहाँ पे 1 नहीं आया, सब यहाँ पे 1 ही करना है लॉन्ग टाइप का ना। तो अब देखो यहाँ पे टोटल जो हुआ कितना हुआ? 16, और यहाँ पे टोटल कितना हुआ? 5। मतलब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सवाल कितने आंसर करने हैं? 21। और यहाँ पे नंबर ऑफ सवाल कितने करने हैं? ज़्यादा है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। क्यों? ये जो तुम देख रहे हो लॉन्ग टाइप का आंसर, यहाँ पे ये कितने वर्ड्स के हैं? कितने मार्क्स के हैं? वहाँ पे ये कितने मार्क्स के हैं? 38 और ये 36। आपको समझ में आ रहा है कितना ज़्यादा लिखना पड़ेगा? आ रहा ना? अभी नहीं और आएगा। ये 150 वर्ड्स हैं। अब मान लो ना, अब मैं साइंस टेक की बात करूंगा, यहाँ से यहाँ तक मैं जनरल बात कर रहा था, अब मैं साइंस टेक की बात करूंगा। तो साइंस टेक में 6 सवाल थे, कितना आंसर करेंगे आप? 100 से 150 वर्ड्स अगर आप लिखेंगे ना, तो आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैं 125 में मान के चल रहा हूँ, ठीक है, एवरेज, और इसका एवरेज हम 112 ले रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? अच्छा मैं बार बार पूछता रहता हूँ। 112 गुने 16, 112 गुने 16 क्यों? शॉर्ट टाइप के सवाल कितने आंसर करने थे? 16।
यहाँ पे शॉर्ट टाइप के कितने सवाल करने हैं 10, कितने वर्ड्स में 150 मान लेते हैं, तो 1500 आंसर करने हैं वर्ड्स। यहाँ पे हमको यूपीएससी में मेरे को लगभग 1500 वर्ड्स लिखने होंगे। यहाँ पे आओ, 112 को 16 से गुना करो, 16 32 के 2 हासिल, 16 32 के 2 हासिल 3, 16 11 176 और 3 179, 1792, लगभग 1800 कर लेते हैं, 1800 वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, ये तब जब ना आप 112 शब्द में ही आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं दिखाऊंगा, अभी रुको, फिर से तुम लोग जैसे सवाल देखते हो ना वैसे नहीं है, मल्टी लेयर्ड है और कितना सारा अंदर घुसोगे तब आएगा समझ में। ये जो सवाल इस बार का ऐसा था ना, जिसमें आप ना, जैसे आप इधर से आया था ना कि 80 शब्द में लिख लेंगे 100 में, नहीं कर सकते आप, क्योंकि साइंस टेक में ना और ज़्यादा सवाल लेंदी थे। अभी मैं बताऊंगा, एक सवाल नहीं थे, उसमें 3-3 सवाल है। आप कितना करेंगे, 3-3 टॉपिक से सवाल था, जो एक एक टॉपिक ना मेन बड़ा लॉन्ग टाइप का सवाल बनता, तो आप कितना कंट्रोल करिएगा, समझ रहे ना वहाँ पे। तो ये हो गया। और इसके अलावे अभी वो छोड़ दो, वो 5 जो ये वाला है, ये 5 देख रहे हो आ रहा है। चलो अभी और बात करूंगा, घबराओ नहीं। अब फिर से मैं वापस सवाल पे जाता हूं। अब यहां से देखना, यहां का सवाल देखना यूपीएससी का। मैं साइंस टेक पे बात कर लेता हूं। देखो यहां पे, नहीं ठीक सवाल है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं। ये भी पढ़ाया हुआ है आपको, ITR भारत में संलयन ऊर्जा कार्यक्रम का, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। तो फिर भी एक बार या 2 बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। और सवाल मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वैसा कुछ बहुत नहीं है, ठीक है। चलो ये ना थोड़ा 3 लाइन का था, और आगे देखते हैं। अभी घबराते हो नहीं, देखो देखो यहाँ पे, ये देखो, मतलब 1-2 लाइन का सवाल था। एक नैनोटेक का सवाल होगा ना, कुछ होगा, चलो ठीक है, हाँ नैनोटेक का होगा ना। कहाँ गया, नैनो प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, सवाल का लाइन दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि आप आराम से पढ़ेंगे, समझेंगे, प्रॉपर आंसर फॉर्मेट करेंगे, लिख लेंगे। बीपीएससी में आते हैं, बीपीएससी में आते हैं। फिर से मैं अभी एनालिसिस कर रहा हूँ, फिर इसका सॉल्यूशन वगैरह अलग से बात करेंगे। इसमें आओ, चलो ठीक है, देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये ना ये सबसे कम मतलब छोटू सवाल है ये। चलो आ रहे यहाँ पे देखो, ये सारा हाँ ठीक है। और ना लास्ट वाला देखना, ये वाला, ये सवाल आपको ना कम से कम 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और हिंदी वाले के साथ दिक्कत ये है ना कि उनको अंग्रेजी भी पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको समझ में आ रहा है ना। ये तो बस केवल मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मतलब जनरल, फिर ना सब्जेक्ट और वो कवरेज और वो सब पे तो बाद में बात करेंगे। तो ये इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं ना, एग्री करके ना, कि ये यूपीएससी से टफ था, ठीक है। टफ देखो, एक तो होता है ना कि चूंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, रिएक्शन प्रोसेस है, छाटते जाना है, कुछ लड़के इधर बच जाएंगे। चूंकि यूपीएससी में पूरे भारत के लोग एग्जाम देते हैं, तो जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको टफ बना रहे हैं। लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं क्वेश्चंस का नेचर और उसके आधार पे अगर मैं बात करूं, ठीक है ना। तो ये वाला जो बीपीएससी का पेपर था, यूपीएससी से टफ, लेंदी था, ठीक है। तो ये मेरा पहला जो कंक्लूजन था और ये था। अब मैं आता हूँ किस पे, साइंस टेक के सवाल पे आता हूँ। कहाँ से क्या सवाल पूछा है और मैंने क्या पढ़ाया है। मेरी भी तो परीक्षा होगी ना कि आप पढ़ाए थे कि भाषण दिए थे। आप लोग क्या लगता है, भाषण दिए थे? चलो प्रूफ करेंगे ना। कोई दिक्कत तो नहीं, ऑनलाइन वाले लोग ठीक चल रहा है ना। चलो शुरू करते हैं। अब वो मतलब नॉर्मल डिस्कशन था, अब बात करते हैं यहाँ से।
पहला का सवाल देखो, भारत में प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण की प्रक्रिया में जय अनुसंधान और जय अनुप्रयोग के दर्शन की क्या भूमिका रही? ये सवाल ठीक है, मतलब एक बार पढ़ के ना आप समझ लेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं रोबोटिक्स के क्षेत्र में भारत के वर्तमान तकनीकी स्वावलंबन की स्थिति का आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करें। इस सवाल में 3 हैं। अच्छा, जब हम लोग ना डिस्कशन करते थे टेस्ट सीरीज वगैरह में, तो आपको मैं बोलता था, क्या बोलता था कि एक तो सवाल रहेगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसके अंदर लेयर्स होंगे वो सब पढ़ने का, निकालने का। तो देखो इसमें 3 सवाल है, ये वाला यहाँ तो क्लियर ये सवाल दिख भी रहा है, इसमें वैसा कुछ नहीं करना है। ये अनुसंधान, रिसर्च और अनुप्रयोग, अच्छा अंग्रेजी में अनुप्रयोग लिखा है, एप्लीकेशन, ठीक है। और दूसरा है कि यहाँ पे देखो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत पढ़ा है, और दूसरा है रोबोटिक्स, बहुत नहीं पढ़ा है लेकिन रोबोटिक्स भी पढ़ाया है। चलो अब मैं इस पर बात करता हूँ, और यहाँ है, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक भी आना चाहिए, बाकी है ना आपको करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, मतलब कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कौन सी, क्या ये वाला छोड़ दिया, क्या हुआ, ठीक है। देखो मतलब आपको ना करंट में क्या क्या हो रहा है, सरकार की कौन सी योजना चल रही है, ठीक है, वो सब पता होना चाहिए। अब इसका मैं बताता हूँ कि मैंने आपको क्या क्या बताया था। अच्छा, यूपीएससी में भी जो सवाल आते हैं वो पहले से तो किसी को नहीं पता होता ना कि यही सवाल आने वाला है। वो तो बीपीएससी में था कि पहले कि पटना कलम और मॉडल कला आएगा, साइंस में जाओगे तो इसरो पे एक सवाल, डीआरडीओ पे एक सवाल रहेगा, जाके लिख देंगे। इस बार का जो पेपर है, चूँकि वो यूपीएससी के करीब है, तो ऐसे पेपर में आप रट के जाके नहीं लिख सकते हैं। वो पूरा जो चिट्टा पीडीएफ वगैरह जो था वो सब को मतलब एकदम होता है ना, कोई असर नहीं करेगा। इसके लिए ना आपको पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा, अपनी समझ विकसित करनी पड़ेगी और खुद लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही बात करूँगा कि क्या मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है, ठीक है। बखिए चलो बताते हैं, मैं बताता हूँ। जब मैं साइंस शुरू करता हूँ, पहला दिन जब मैंने पढ़ाया होगा, तो मैंने यहीं से स्टार्ट किया होगा, साइंस और टेक। ये बताया होगा ना, ये थ्योरी होता है, और ये जो होता है ना ये एप्लीकेशन होता है। बताया था, बताया। हम तो यहाँ से स्टार्ट ही किए होंगे कि साइंस और टेक में पहला क्या आया, ठीक है। तो जनरली पहले लोग बोलते हैं साइंस और फिर उसके बाद एप्लीकेशन, लेकिन मैंने बोला था कि ऐसा ज़रूरी नहीं है, और पहिए का एग्जाम्पल दिया था कि सर्कुलर मोशन लोगों ने बाद में पढ़ा और पहिया का आविष्कार पहले हो गया था। लेकिन वो केवल आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे बिना साइंस को पढ़े हुए, तो आप बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं बना सकते। जैसे वो पहिया तो ऐसे चलेगा, लेकिन वो फ्रिक्शन, मतलब आपने बहुत हाई स्पीड कार बाइक नहीं बना सकते। ये सब मैंने पहले दिन बोला होगा ना, और बार बार बोलते हैं कि कॉपी में लिखवाया है वो तो कम है, जो भाषण दिया होगा वो। और कोई भी जो पढ़ा लिखा आदमी होता है ना, वो लेक्चर जो होता है वो इंपॉर्टेंट है। वो नोट्स तो अगले बार भी तुम पढ़ लोगे, तो क्या नोट्स पढ़ने से वो तुम्हें विजडम वो डेवलप हो जाएगा क्या? कोटा में एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, वो ऑल इंडिया रैंक वगैरह को पढ़ाते हैं, आईआईटी वाले को। तो एक लड़का ना आज क्लास नहीं आया, ठीक है, परसों कल क्लास आया, तो सर पूछे कि कल तुम क्यों नहीं आए थे? तो वो ना बचने के लिए कि सर कल वाला मैंने जीरोक्स करा लिया है, समझे। तो सर ने पूछा ये कितने रुपए लगे? तो ये बहुत पुरानी बात है, तो उसने बोला कि 20 रुपये। तो सर ने अपने जेब से 20 रुपये दिया, बोला कि आज चले जाओ, आज वाला भी जीरोक्स करवा लेना। मतलब समझ में, एक टीचर का मतलब लेक्चर का, और उसका बस यही है कि जो नोट्स है वही तुमको दिखेगा। तो इससे अच्छा पीडीएफ तुमको कहीं और मिल जाएगा, है ना। तो प्लीज़ ये सब समझा करिए, ठीक है, और सुना करिए फिर से। मतलब हम लोग कब से बोल रहे हैं ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। मत पढ़ो, मेरा क्या जाएगा। चलो, वो लोग जो बहुत सुनो मज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। हमको याद आ गए कि आप लोग तो पहले दिन से थे, जो लोग ना आंसर राइटिंग करवाइए। क्या आंसर राइटिंग करवाइए? क्या आंसर राइटिंग करवाओ? आंसर राइटिंग में है क्या होता है, और मैं बार बार बोलता हूँ कि तुमको नहीं आएगा तो क्या आंसर राइटिंग करवा लूँगा। और जब आंसर राइटिंग का था तो कोई नहीं, कितने लोग आए थे इसमें से?
आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, मैं बताऊंगा आंसर राइटिंग क्यों ज़रूरी है। पहले पढ़ना होगा, फिर आंसर राइटिंग करेंगे ताकि टाइम के अंदर में ख़त्म कर सके, वो प्रेशर जो आप पे बन रहा है उसको हैंडल कर सकें। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है, लेकिन आना भी तो चाहिए ना। और इस बार मेंस में कितने लोग थे, एक दिन थे ना आप, क्या था उन लोगों को, कैसी स्थिति उन लोगों को आ रहा था। और तुम लोग को हम पहले दिन से, ये ऑन यूट्यूब पे जा रहा है क्या? हाँ तो अच्छा है ना, इसलिए कि मैं अपने लोगों से, अच्छा हमको गलत हो रहे हैं बोले, बस ये है कि मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ, और चूंकि ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि तुम पहले दिन से हो। मैं क्या बोल रहा था, हाँ, जिनको कुछ नहीं आ रहा है वो मैं क्या पढ़ा लूँगा। पहले दिन से तुम लोग को पढ़ रहे हैं कि कुछ जानो, उसके बाद ना हम लोग करेंगे। आ ही नहीं रहा है, अब लिखिए आंसर राइटिंग करके। बहुत आंसर राइटिंग करने से क्या हो जाएगा, प्रॉपर पढ़ना होता है। और तुम लोग को पहले भी बोले हैं कि ये मिनिमम है, हम पहले बोलेंगे जब बैच खत्म किए होंगे तो बोले होंगे कि ये मिनिमम है, इसके बाद आपको और पढ़ना पड़ेगा, करंट अफेयर वगैरह से रिलेट करना पड़ेगा, इतनी सारी चीज़ें रटी होनी चाहिए। और अभी तुम्हारे पास कॉपी और सब हम दिखाएंगे ना भाई, हवा में बात नहीं कर रहे हैं ना, फिर से हवा में कोई बात नहीं करते हैं। और हम बोलते हैं कि जितना कॉपी में लिखा है उतना तुम पकड़ बना लो, साइंस टेक में एक अच्छी स्थिति में रहोगे। और उसका एग्जाम्पल अभी तुमको बता रहे हैं सब। तो देखो यहाँ पे पहला का लेक्चर याद करना मेरा एकदम फर्स्ट डे, तो हम यहाँ से स्टार्ट किए होंगे, साइंस टेक की सब कहानी सुनाए होंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सुनाए होंगे कहानी कि यूएसए और इंडिया में कंपेयर किए होंगे। अब ये सब कहानी तुमको नहीं याद होगी, फिर से रिकॉर्डिंग होगा, चले जाना। यूएसए में बताया होगा कि वहाँ पे क्या होता है ना, वहाँ पे जो प्राइवेट कंपनियाँ सब होती है वो फंडिंग करती है। किस में करती हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंडिंग करती है। ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे ना आपका वो विजडम डेवलप हुआ होगा और फिर वो सब आप लिख पाएंगे। और ये यहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत होती है, नोट्स में नहीं। तो देखो बताए होंगे कि वहाँ पे ना प्राइवेट कंपनी सब जो होती है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फंड करती है, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ वो नया रिसर्च होगा, फिर उसके आधार पे वो कोई ना कोई टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ ना कुछ बनाएंगे, फिर पेटेंट करवाएंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़वाया है, उसके बाद ना वहाँ से वो पैसा कमाएंगे। तो पैसा कमाएंगे तो ये चूँकि फंड किया है तो इसको भी तो पैसा जाएगा, तो उस पैसा से फिर इनको और पैसा आएगा, फिर ये अलग अलग प्रोजेक्ट में और फंड करेंगे, और मतलब इन्वेस्ट करेंगे, फंड करेंगे, वहाँ से नए नए प्रोजेक्ट पे काम होगा, वहाँ से नई नई चीज़ें बनेंगी। तो इस तरीके से साइक्लिक प्रोसेस में चलता रहता है। और आप ये भी कहानी सुनाता हूँ कि मनमोहन सिंह सरकार के समय में बात चली थी कि आईआईटी को ना फंड देना बंद कर दे सरकार। जैसे बताया था कि अमेरिका में तुम लोग रैंकिंग पढ़ता होगा तो MIT है, कैलटेक है, या जितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे ना सरकार पैसा नहीं देती। जैसे यहाँ पे सैलरी सरकार देती है ना, वहाँ पे सरकार पैसा नहीं देती। वही प्रोफेसर फंड इकट्ठा करते हैं, प्रोफेसर प्रपोजल रखते हैं। जैसे कहीं पे माइक्रोसॉफ्ट को लगेगा कि ये लड़का ना कुछ कर सकता है या प्रोफेसर कुछ कर सकता है, ठीक है, तो वो फंड करेगा, फिर प्रोफेसर अपने अंडर में स्टूडेंट रखेंगे, ठीक है। यही तो चलता रहता है ना, ऐसे यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को फंड आता है। और इंडिया में मनमोहन सिंह की सरकार में बात चली थी कि 50 साल तक तो भारत सरकार देती रही, अब जैसे होता है ना कि अब नौसिखुआ हैं, नए थे, तब हम फंड कर रहे हैं, अब बच्चे हैं तो हम गार्जियन पिताजी आपको फंड कर रहे हैं, अब हमेशा करते रहे हैं, कमाओ तुम, अब हम तुमको दो, तुम हमको दो। तो मनमोहन सिंह सरकार में ये बात उठी थी कि IIT को फंड बंद कर दिया जाए, अपना फंड वो खुद रेज करे। तो यहाँ पे मालूम है कि प्रोफेसर कैसे हैं, समझ रहे ना, सब ना विरोध करने लगा, तो अभी भी क्या करेंगे, मजबूरी में फंड देना पड़ता है। ये सब कहानी कभी नहीं सुनाया, ये वाला कहानी नहीं सुनाया। हाँ चलो, तो मतलब क्या है कि देखो, अच्छा ठीक है, ये कहानी नहीं सुनाया, ये वाला USA वाला सुनाया है पक्का, ठीक है, रुको ना, इसके बाद ना मैं बता रहा हूँ। अच्छा बताओ, अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो हम तो कितना बार बोले हैं कि किसी देश को अगर तरक्की करना है, उसको इकोनॉमिकली अगर ग्रोथ करना है, सोशल ग्रोथ करना है, वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ सुधारना है, लिविंग सुधारना है, तो हमको साइंस टेक में रिसर्च करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे 2 वर्ड है, फिर से देखो, ध्यान से देखना, 1 मिनट। अच्छा देखो यहाँ पे अनुसंधान और क्या है, अनुप्रयोग। तो केवल रिसर्च ही नहीं करना है, जैसे इंडिया में देखोगे ना तो UGC वगैरह या जो भी इस तरीके के संस्थान हैं वो नियम निकाल देती है कि ना साल में कॉलेज प्रोफेसर्स को इतने पेपर पब्लिश होने चाहिए,
मतलब रिसर्च होना चाहिए। तो यहाँ के जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो रिसर्च क्या करेंगे, वो देखेंगे कि अमेरिका का कोई बड़ा सा यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, ठीक है। तो वो अगर मान लो कि ये मोबाइल बनाया, मान लेते हैं, ठीक है, तो वो देखेगा ना कि ये केमिकल का यूज़ किया है, तो यहाँ वाला आदमी दिमाग लगाएगा, उस केमिकल के जगह पे कोई और केमिकल का यूज़ करेगा और वो एक रिसर्च पेपर पब्लिश कर देगा। वो अप्लाइड नहीं होता है, उससे कोई नई चीज़ बनती नहीं है। तो यहाँ पे दोनों होगा तब ना तरक्की होगा, दोनों अनुसंधान और अनुप्रयोग। अच्छा, इतना लेक्चर के बाद तो ये धीरे धीरे डेवलप होगा ना। तो क्या बोल रहा है, भारत में प्रौद्योगिकी स्वदेशीकरण, ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वही इंपोर्ट करते रहिए, समझ रहे ना। तो जब तक कि अनुसंधान और अनुप्रयोग नहीं होगा अच्छे से, इसके लिए सरकार को भी फंड करना पड़ेगा। अब इसके लिए आप जाइए अपना डेटा वगैरह देखिए कि सरकार ना साइंस टेक में कितना फंड कर रही है, नहीं कर रही है, वो सब। फिर से ये नैनो टेक में पढ़ाते समय बताया भी होगा कि जब नैनो टेक का स्टार्ट हुआ था ना, नैनो मिशन वगैरह, तो हम लोग ना इंडिया नंबर 3 कंट्री था वर्ल्ड वाइड। उसके बाद हम बताऊंगा कि मोदी सरकार ने कट ऑफ किया था, ठीक है। तो यहाँ पे आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे तो निगेटिव बात भी तो करेंगे, मतलब निगेटिव बात मैंने जो भी नकारात्मक पक्ष सकारात्मक पक्ष है सब कुछ आ रहा है कि नहीं। अच्छा, ये सवाल लिखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसे पढ़े होने का जरूरत नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हैं ना, और इतना सारा चीज़ पढ़ा है, मान लिए कि और मनाना पड़ेगा नहीं, तो वही हकीकत यही है ना, वो बार बार पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बिना रटे से मतलब वो आप लिंक भी नहीं कर पाइएगा, रटना तो पड़ेगा ही, ठीक है। उसके बाद चलो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे तो बहुत पढ़ाया है, तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाके देखो, अपना कॉपी है तो पलट लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कॉपी पलट लो। वहां पे जाके देख लेना ना, अंतिम में इंडिया एआई मिशन वगैरह के बारे में बात किया होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे है ना कि वर्तमान वाला, ठीक है, तो यहाँ पे जाइएगा, इंडिया एआई मिशन के बारे में बात किया होगा। अगर नहीं किया है तो आपको करंट अफेयर से अपडेट होना चाहिए, मैराथन वाले में मैंने करवा दिया है। फिर जाइएगा, भारत जीपीटी वगैरह की बात किया है, एआई में अलग अलग स्टार्टअप जो इंडिया में हो रहा है वो सबका यहाँ पे बात करेंगे, समझ रहे ना। मतलब वही तो यहाँ पे वो फिर अलग चैलेंज है कि कैसे कैसे लिखेंगे, वो अलग चैलेंज है। मैं अभी बता रहा हूँ कि मैंने अपने मैंने आपको पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है। हाँ, ह्यूमन राइट वगैरह, फिर उसके बाद ना पढ़ाया। सुनो मैं बता, वो अलग चैलेंज है कि 6 नंबर का है और कैसे लिखेंगे। वही तो बताया ना कि यहाँ पे जो आप बोल रहे थे 80 नंबर में 80 वर्ड्स में कैसे कर पाएंगे, थोड़ा थोड़ा भी तो टच करेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, वही पॉइंट वाइज या डायग्राम वाइज यूज़ करना पड़ेगा। फिर से सब एक दिन में बात नहीं होगी, अभी हम लोग एनालिसिस के लिए आए हैं और मैं अपनी परीक्षा देने आया हूँ, ठीक है। फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्या हुआ? हाँ ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है ना। ये फिर एक दिन हम और कर लेंगे कि अब फिर लिखेंगे कैसे, क्योंकि हमको 80 वर्ड 100 वर्ड्स में लिखने हैं, ठीक है। अच्छा, ये साइंस टेक नहीं ऐसा ही लोग बेमन किया है, बाकी इस समय ठीक है। जैसे पेपर 1 में तो एकदम ठीक है, एक लाइन का छोटा छोटा है, ठीक है। हाँ, तो अगले बार देखोगे ना, तो यही बोल रहा हूँ ना कि देखो देखो यहाँ पे, तो इसमें लिख लेंगे। फिर आसान नहीं है, लेकिन उस लिखना, ये 100 वर्ड्स में आप लिख लेंगे ना, आसान कहाँ है, एग्जामिनेशन हॉल में आसान थोड़े होता है। क्या क्या? चलो चलो, हम अभी यहीं पे रहेंगे ना, ख़त्म भी करना है। हाँ क्या? अच्छा आ रहे तो ये पहला सवाल आप ये बताइए कि क्लास के बाद और अच्छे से फिर आप लोगों ने एक ही चरण किया है, उसको रटना पड़ेगा, करंट अफेयर से लिंक करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उतना के बाद आप इस स्थिति में होते कि नहीं कि आप लिख पाते, ठीक है, लिख पाएंगे, आराम से लिख पाएंगे। और देखो फिर से एक बात बता देता हूँ, वो लास्ट में बताएंगे, छोड़ो लास्ट में बताते हैं वो जो बताना है हमको। ऑनलाइन वाला लोग कुछ बताओ। नहीं, रोबोटिक्स में इंडिया में भी हाल फिलहाल क्या क्या हुआ है वो सब ना,
चलो देखो, अच्छा एक चीज़ ना मैंने आपको बार बार बोला होगा पढ़ाते समय कि तुम लोग ना अपने एंड से PYQ थोड़ा देख लेना और कर लेना। ये बोला है कभी? ये बोल दो कि नहीं? नहीं नहीं, अभी तो हम बोलेंगे ना, हम बोला है ना कि कम से कम PYQ तुम लोग अपने से करते रहना, ये बोला है ना? हाँ, तो अब देखो पूरे में यही एक सवाल है जो मैंने नहीं करवाया है। ठीक, क्यों नहीं करवाया है? क्योंकि ये 70वीं में पूछा हुआ सवाल है। ये सब बहुत पुराना सवाल नहीं है, ये 70वीं में पूछा हुआ सवाल है। 70वीं में समझ रहा है? और ये बहुत वायरल भी हुआ था आंसर इसका कॉपी, क्योंकि एक लड़के ने क्या किया, बायोलॉजी के स्टेम सेल पे लिखा था। ये आपको कहीं दिखा था? जोक्स नहीं, ये मैंने कॉपी देखा है, समझा ना? ये वायरल कॉपी थी, नहीं आया। जैसे आप लोग को बायोलॉजी में साइंस टेक में स्टेम सेल पढ़ा है ना, तो ये लड़के ने पूरा स्टेम कर दिया, लेकिन वो स्टेम नहीं है ये। ठीक है, तो यही एक सवाल है। मुझको लगा था कि भाई इस बार तो पूछा ही, तो अब एकदम से डायरेक्ट यही तो नहीं ना पूछ लेगा, तो आप मेरी गलती कहिए या आप अपनी गलती कहिए कि आप नहीं देखे थे, अब जिसका कर लीजिए। तो ये एक सवाल है जो मैंने नहीं करवाया। ठीक है, चलो मैं जिम्मेदारी लूंगा, क्यों नहीं लूंगा। हाँ, तीसरे नंबर पे जाइए, तो आप बोलेगा कि डायरेक्ट नहीं। जब सी नंबर सवाल देखो, इतना देर ये कहाँ का बात कर रहा है? जनरल बात नहीं कर रहा है ना, नॉर्मल बात नहीं कर रहा है। सिंपल अगर यही में लिख देखो, सिंपल भारत में प्रदूषण तथा पर्यावरणीय क्षरण करता तो फिर अलग मामला हो जाता, लेकिन यहाँ बात कहाँ कर रहा है? औद्योगिक क्षेत्र में। और यहाँ पे क्या कर रहा है? नैनो प्रौद्योगिकी, पर्यावरण निगरानी प्रणाली के साथ जोड़ने के। ठीक है, चलो। हाँ हाँ, तो घेरा ना, तो इसी के लिए तो बात करेंगे ना। चलो, तो अब देखो, ये जाके ना तुम लोग को आराम से लिख लेते, बताते हैं, कहानी सुनाते हैं तुमको। औद्योगिक क्षेत्र में जाएंगे तो मुख्यतः कौन कौन सा प्रदूषण होगा? ठीक है, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। ठीक है, साउंड पॉल्यूशन में चलो इसके लिए थोड़ा हम बताए थे कि कुछ नहीं होगा, नैनो का कुछ सोचना और बता देना कि नैनो की मदद से ये कर लेंगे, हम बोले थे। और बताएं। हाँ, अब रुको तुम लोग को निकालते हैं ना, आंसर करते हैं। एयर पॉल्यूशन पहले आते हैं, अभी भी बोल देना कि नहीं। हम आपको कितना बार बोले होंगे कि कितना ये कि जो भी फॉसिल फ्यूल से, जीवाश्म ईंधन से जो भी चीज़ें चलती हैं, या पेट्रोल डीजल कोयला से, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। और मैंने आपको एक कितना अच्छा आइडिया दिया होगा कि कितना अच्छा होता कि अगर चिमनी है तो चिमनी में, नहीं तो गाड़ी का जो धुआं निकलता है साइलेंसर, वहीं पे कुछ ऐसा लगा देते कि जितना जो विषैला चीज़ है या जहरीली गैस है जो बाहर जा रही है उसको एब्जॉर्व कर ले। ये मैंने आपको बताया है। तो क्या हम लोग ना कुछ ऐसा करके नैनो फाइबर, जैसे कुछ नहीं आ रहा था तो ऐसे एक बनाते हैं। फिर से देखो, ये 6 नंबर का सवाल है, बहुत लंबा लिखना नहीं था। एयर पॉल्यूशन में जाते हैं और नैनो बेस्ड हम कंपोजिट मटेरियल बनता है जो क्या करता है कि जहरीली जो गैस वगैरह है उसको अवशोषित कर लेता। इतना तो लिख सकते थे ना, हैं? छोड़ दो। वाटर पॉल्यूशन में तो तुम लोग को हम पूरा का पूरा ना गडकरी वाला वीडियो दिखा है, किसके पास था ये बताओ तो? नहीं, आप फिर से बोल रहा हूँ ना, देखो वही अंतर होता है ना टीचर का। क्वालिटी तो मतलब तुमको बोले ना इससे अच्छा नोट्स मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं मिलने वाला है। और क्लास मतलब एग्जामिनेशन हॉल में वही सब याद रहती है चीज़ें, कुछ तो लिखते ना, फिर नहीं होगा जाके नोट्स पढ़िएगा, पूरा का पूरा नैनो फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन वगैरह सब है, नहीं लिख लेंगे। चलो और आते हैं। ये सारा का सारा पर्यावरण क्षरण और प्रदूषण करना है, मतलब इसको रोकथाम करना है, तो सबसे पहले तो सेंसर होना चाहिए ना, जो हमको पता मतलब बता पाए कि अब वातावरण में ना हमारा प्रदूषण का लेवल ये वगैरह है।
जब हम सेंसर भी तो कर सकते हैं ना। और यहाँ से लेके चले जाओ, नोकिया मोर्फ का एक लड़की वाला वीडियो दिखाए थे, वहाँ पे उसको सेब में प्रॉब्लम था तो ऐसे सेंस की थी। तो सेंसर वगैरह का नहीं कर सकते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी पे ही तो करना है। नहीं बोल रहा है। और उसके बाद ना तो ये सेंसर हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन कर लेंगे, सॉइल के लिए कर लेंगे, ठीक है। नैनो पोरस मटेरियल वगैरह या कुछ हम लोग नैनो कम मतलब बना सकते हैं जो क्या करेगा, वाटर पोल्यूशन को कम करें, सॉरी सॉइल पोल्यूशन वगैरह को। समझ में आ रहा है ना। तो अब फिर से 6-7 नंबर का है, आपको ऐसे ऐसे डायग्राम बनाना था, 2-2 लाइन लिखने थे। हो जाएगा। फिर से जाके फिर से एक बार पढ़ना। इसमें ना उस नवाचार के उदाहरणों का समर्थन कर, मतलब नवाचार भले करना ना, एग्जाम्पल्स भी देने आपको। कुछ नहीं आता तो अच्छा, ये चूंकि औद्योगिक क्षेत्र कर दिया था इस वजह से, अगर औद्योगिक क्षेत्र नहीं होता तो हम लोग ना नैनो यूरिया वगैरह भी लिख सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब छींटते थे तो वो लीचिंग होता था, ग्राउंड लीचिंग, और वो जाता था। फिर समझ रहे हैं ना, ये सब कर सकते थे, लेकिन चूंकि औद्योगिक क्षेत्र में इस वजह से वो नहीं लिखेंगे। कुछ आ रहा है ना, बार बार नोट्स को पढ़ो, बार बार। चलूं आगे, नहीं बोल रहा है भैया। यही सब जो इनोवेशन वगैरह, यही सब तो बात करना था ना, क्या क्या नया नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन वगैरह जो है। तो वो नोकिया मोर्फ वगैरह ये सब क्या था, नितिन गडकरी वाला जो नैनो मेम्ब्रेन फिल्टर क्या था। और नैनोटेक देखो लगातार सवाल पूछ रहा है, यहाँ भी पूछ रहा है, वहाँ भी पूछ रहा है। 2025 का नैनो का सवाल दिखाए थे। तो हम तो अभी भी शौक में हैं, इतने कम टाइम टोटल। तुम अभी कमेंट कर रहा है कि अच्छा नहीं कहना पॉसिबल है। अरे मुश्किल है तो सबके साथ मुश्किल है। चलो आगे, चलो क्वेश्चन नंबर डी जाओ। और इसरो में जाके क्यों बनने वाला था? हाँ नहीं आता नहीं था। देखिए वो सब ना वही अप्लाइड बेस्ड है जो आपको सीखना है। ये डायरेक्ट कॉपी से था, इस वजह से लग रहा है आपको, समझ रहा है ना। तो वही सीखना है ना, लिंक कनेक्ट करना है, जो आता है वहीं से आंसर लिखना है। वो क्या क्या तो वो हैंडल करना पड़ेगा ना आपको। चलो देखो यहाँ पे, अब नेक्स्ट कर चलते हैं हम लोग। अभी जिन लोगों ने कॉपी लेकर आया है, मैंने बोला था कॉपी लेकर आने के लिए, वो जाइए और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के यूज़ देखिए, और आपके अपनी कॉपी में देखिए वहाँ पे आपदा प्रबंधन लिखाया है कि नहीं। सब पलटो कॉपी जो जो आया है, जाओ पलटो। अभी नहीं लाए हैं, क्यों नहीं लाए? अभी कॉपी पलटिए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट पढ़ाया होगा, वहाँ में हम ना एग्जाम्पल भी दिए होंगे कार्टोसैट के बारे में, ठीक है। हाँ जल्दी, इतना देर लगेगा? अपनी कॉपी है ना, पता होना चाहिए कहाँ है। चलो ठीक है, बाद में देख लेना, देख लेना। क्लियर है एकदम। ये डायरेक्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का बहुत सारा यूज लिखाया होगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, चूंकि अब मुझको तो नहीं पता था कि डिजास्टर मैनेजमेंट ही पूछने वाला है, फिर भी वहाँ डिजास्टर मैनेजमेंट में इतना पॉइंट है, और थोड़ा सा तुम सोच के इसको बड़ा सा कर सकते हो। और ऐसे भी सवाल देखोगे तो इसमें 2 सवाल है ना, एक तो नेत्रा प्रोजेक्ट भी है, कॉपी पलटिए, नेत्रा भी लिखाया हुआ है। इसरो में देखो कैसलर सिंड्रोम के बाद कहाँ होगा, कैसलर सिंड्रोम होगा, अंतरिक्षीय कचरा, उसके बाद देखो नेत्रा भी लिखाया है। नहीं इसी में नहीं, अंतरिक्षीय कचरा वगैरह होगा, उसके बाद देखो नेत्रा लिखा है नेत्रा। तो ठीक है ना, फिर से इसीलिए बोला ना कि कॉपी पलटी है। चलो बस एक एसटीएम छोड़ के बोले ना कि सब है। ये सवाल देखो, भारतीय अंतरिक्ष सूचना प्रौद्योगिकी रक्षा प्रौद्योगिकी, आप देखिएगा ना, सबसे ज़्यादा जो चैप्टर मैंने बहुत ज़्यादा फुर्सत से पढ़ाया होगा उसमें पूरा का पूरा स्पेस टेक्नोलॉजी पढ़ाया होगा, डिफेंस टेक्नोलॉजी पढ़ाया होगा।
तो यहाँ से तो कोई भी सवाल आएगा तो आप टैकल करने की स्थिति में होंगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी पढ़ाया है आपको, ठीक है। और भारत के दीर्घकालिक सामरिक स्वायत्तता का आधार माना जाता है। उल्लेखनीय राष्ट्रीय प्रगति के बावजूद पूर्ण स्वदेशीकरण में बाधा उत्पन्न करने वाले प्रमुख संस्थागत वित्तीय तथा तकनीकी अवरोधों की परीक्षा कीजिए। अच्छा देखो ना, यहाँ से बीपीएससी वगैरह कोई सब गलती नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। खैर ठीक है, क्या करेंगे। सुनो, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्या करवाया है। अगर आप लोग जाएंगे ना तो टेस्ट नंबर 2 का सवाल देखना, यहाँ पे मैंने टेस्ट का सवाल बनाया होगा, तो उस टेस्ट नंबर 2 में जाना तो रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण पे डायरेक्ट सवाल है। मैंने जो टेस्ट नंबर 2 पे सवाल दिया होगा, ये कॉपी में नहीं होगा, कॉपी में नहीं होगा। टेस्ट सीरीज हुआ था ना मेंस के लिए, तो टेस्ट सीरीज फिर से बोलता हूं, हाँ, तो ये अपना जो टेस्ट सीरीज नंबर 2 था, अगर होगा तो फिर से हम यहाँ से क्वेश्चन लेके उसका भी हम पीडीएफ में लगवा देंगे। उसमें रक्षा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण के प्रयासों पर टिप्पणी करें, और उसके डिस्कशन में मैंने पूरा बात किया हुआ है। आपको ना याद होनी चाहिए जो लोग यहाँ पे होंगे, पहले टेस्ट सीरीज का पहला जो सवाल था वो ऑपरेशन सिंदूर पे था, और वहाँ भी पूरा आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशीकरण, उस सब पे बात हुई थी। आकाश तीर वगैरह पे बात नहीं हुई थी। प्रॉब्लम आप लोग का है ना कि आप लोग को तो चीज़ें याद ही नहीं रहती ना, है ना। तो फिर से देखो टेस्ट 2 में ये है, मतलब ये वाला पोर्शन। और भारतीय अंतरिक्ष में जाएंगे तो इस सब में स्वदेशीकरण पे बात हो रही है, और जो भी यहाँ पे लिखा है वो सब उस टॉपिक पे मैंने अलग अलग जगह पे कंसिडर कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष में तो हम लोग पूरा का पूरा अपना ही है सब कुछ ना, लगभग, ठीक है, अपना ही है सब कुछ का मतलब। जैसे और जगह हम लोग को इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन मैंने आपको क्लियरली लिखाया होगा, या जब ओरिएंटेशन क्लास हो रहा होगा तब बात की होगी मैंने कि भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में है, उसमें से एक बहुत बड़ा भारतीय अंतरिक्ष संस्थान और रक्षा प्रौद्योगिकी वगैरह। तो रक्षा प्रौद्योगिकी में अभी भी हम लोग बहुत सारा इंपोर्ट करते हैं, देखो ना, राफेल वगैरह और सब कुछ, लेकिन इसमें आकाश तीर वगैरह है, ब्रह्मोस वगैरह है। तो ब्रह्मोस पूरा का पूरा स्वदेशी नहीं है, चूँकि वो रसिया के सहयोग से था, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ ना कि ये करवाया हुआ है। अब टेस्ट का डिस्कशन वगैरह, ऑपरेशन सिंदूर वगैरह तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगा, वहाँ से जाके आप कर लीजिएगा, ठीक है। फिर से अच्छी बात यह है ना कि आप लोग का पढ़ा हुआ है। मैं बाद में बात करता हूँ कि क्या करना है, अभी तो मैं बस यही बात कर रहा हूँ कि देखो ये सवाल अगर तुम बोलोगे तो ठीक है, मैंने नहीं करवाया है डायरेक्ट, ये अप्लाइड बेस्ड सवाल है, और यहाँ पे ना ये इंटरलिंक्ड है। यहाँ पे देखिएगा तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, साइंस टेक्नोलॉजी भी है, इंटरनल सिक्योरिटी भी है। जैसे अपने यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी, आंतरिक सुरक्षा नाम से कोई अलग सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यूपीएससी में इंटरनल सिक्योरिटी नाम से मतलब है सब्जेक्ट, ठीक है। और थोड़ा सा देख लेंगे नागरिक स्वतंत्रता वगैरह, तो अगर आपका अच्छे से पढ़ा हुआ है तो इसको फंडामेंटल राइट वगैरह से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने डायरेक्ट नहीं पढ़ाया हुआ है, लेकिन आपको इतनी सामग्री मैंने दे दी है। जैसे मैंने पढ़ाते समय बताया होगा ना, डीप फेक के बारे में, फेसबुक और व्हाट्सएप के बारे में पढ़ाया होगा, और बताया होगा कि किस तरीके से वो एक नैरेटिव बिल्ड करता है। और फिर मैंने बताया होगा कि दंगा जो हुआ था यहाँ का, दिल्ली वाला जो दंगा हुआ था, उसको कैसे फेसबुक का पोस्ट वगैरह वो प्रभावित करता है। तो यहाँ क्या है, संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा के उत्पन्न चुनौतियों में सोशल नेटवर्किंग साइट बल गुणक, मतलब यहाँ पे होगा, क्या होगा यहाँ पे देखना, फोर्स मल्टीप्लाइज। सोचो ये सब तुम कॉमन सेंस से भी लिख सकते हो ना। जैसे यहाँ पे कोई नॉर्मल बात होगी, और ना कोई झूठ मूठ का ना, चूँकि सोशल साइट से देखते हो ना आजकल फेक न्यूज़ कितना फैलता रहता है, और इसमें तुम डीप फेक वगैरह भी अगर चाहते तो बता सकते थे ना। जैसे अभी इलेक्शन होना है, डीप फेक तो पढ़ाया है ना, डीप फेक भी जाके देखोगे तो पहला जो टेस्ट सीरीज का था उसका दूसरा या तीसरा सवाल होगा, या दूसरा टेस्ट होगा, हमको याद नहीं है, डीप फेक पे सवाल होगा, और वहाँ पे पूरा डीप फेक तो पढ़ाया भी है, ठीक है, कि किस तरीके से ना, नहीं जैसे अभी बंगाल में इलेक्शन हो रहा है, अब ममता बनर्जी के नाम से तुम एक कोई अभी जो एक यूट्यूबर था न्यूज़, वो तो ये झूठ मूठ का मैसेज फैलाया था, उसी के चक्कर में तो पकड़ा गया था ना। अच्छा वो मैं नहीं देखता, ठीक है, ठीक। अच्छा सुनो देखो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ ना, संचार नेटवर्कों के माध्यम से। जैसे यहाँ पे आपको जो जोड़ देना है ना, सवाल देखो, सवाल यहाँ पे देखो,
यहाँ पे है आंतरिक सुरक्षा में, और यहाँ पे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बात कर रहा है किस तरीके से ये फैलाएगा, कैसे ना इसको एक्सपैंड करता है या कैसे तेज़ी से प्रसारित करता है। देखते हो कोई भी वायरल होगा इस तरीके का, एकदम मिनटों में कितने लोगों तक ये बात चली जाती है। पहले माउथ टू माउथ अगर पब्लिसिटी या कुछ न्यूज़ भी जाता तो घंटों लगते थे, दिन लग जाता था। आजकल तो एकदम वायरल हो जाता है एकदम सेकंडों में। तो यहाँ पे तुम फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब वगैरह का रेफरेंस देकर नहीं लिख सकते थे आंसर। ठीक है, ये डायरेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका आंसर आप नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन मैं और इस पर डिस्कशन ले लूंगा, मतलब कि आंसर वगैरह के बारे में कैसे करते हैं। चलो अब लास्ट सवाल पे आ जाते हैं, जो अच्छा नहीं ये अपना हो गया सारा, 6 सवाल हो गया। नहीं नहीं, ये ऑब्जेक्ट शॉर्ट टाइप का 6 सवाल हो गया। देखो कायदे से बात करें, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एक सवाल था जो मैंने नहीं पढ़ाया है। ये नहीं पढ़ाने का कारण मैंने बता दिया कि 70वीं में डायरेक्ट सवाल आया था। ठीक है, तो अगर ये सवाल छूटता है किसी का इस बार, तो इसमें मेरी गलती अगर कुछ है तो स्टूडेंट की गलती ज़्यादा है, क्योंकि मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि PYQ खुद से देखते रहो। क्योंकि देखो समय कम होता है ना, इतना ही पढ़ाते पढ़ाते तो देखो कितना देर चला गया था। हमको लगता है 90 घंटा से ज़्यादा पढ़ाया है आपको। अब सब कुछ मैं ही पढ़ाऊँगा तो पता चला कि अब कोर्स ही ख़त्म हो रहा है 2 साल में। ठीक है, तो शिक्षक की संस्थान की एक मतलब क्या बोलेगा, व्यवस्था कह लीजिए या एक लिमिटेशन कह लीजिए, इस मामले में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। तो ये मैं बोल रहा हूँ, चलो ये मैं हटा दे रहा हूँ कि ये मेरा नहीं पढ़ाया हुआ है, और ये डायरेक्ट, सॉरी कहाँ गया ये वाला, ये डायरेक्ट पढ़ाया हुआ नहीं है, बाकी आप आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सब आंसर करने वाला था। अब आते हैं लॉन्ग टाइप का 36। चलें, देखो साइबर सुरक्षा ना पिछले साल से ही चर्चा में है, और साइबर सुरक्षा तो डिटेल पढ़ाया है, मूल सिद्धांत साइबर सुरक्षा डिटेल पढ़ाया है। आप जाके देखिए सुरक्षा के मूल सिद्धांत, उसमें पूरा का पूरा लिखेंगे कि हम लोग ना यहाँ पे सुरक्षा के मूल सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं ना। तो इसमें चूंकि ये 36 नंबर का सवाल है, ठीक है, तो इसमें आपके पास गुंजाइश है साइबर अपराध क्या है, थोड़ा इस पर एक मतलब 1-2 लाइन लिख दीजिए, फिर ना क्या क्या मुख्य कारण हैं, और फिर उससे रिलेटेड मतलब सुरक्षा के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये पढ़ाया हुआ है। डिजिटल सार्वभौमिकता नहीं पढ़ाया मैंने, सॉरी कि डायरेक्ट, फिर से ये डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन अब जाओगे, फिर से बोलता हूँ, ये डायरेक्ट नहीं पढ़ाया है, लेकिन आप जाइए और टेस्ट 3 का क्वेश्चन पेपर देखिए। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, और हमको ना इस बात पे मतलब अप्रिसिएशन चाहिए, अप्रिसिएशन से चाहिए इस वजह से ना कि मतलब अच्छा कोई नहीं। ये अभी तक जा ही रहा है। चलिए आप मोबाइल वहाँ ले जाइए, ये वाला ना आप भेज लीजिएगा, ठीक है ना? ग्रुप में हाँ, नहीं ग्रुप में तो भेजे हैं। उसके लिए आप एग्ज़ाम देने से पहले कई बार एक प्रैक्टिस के एग्ज़ाम हॉल में उस तरीके से 3 घंटा में टेस्ट सीरीज लिखने का, तो अरे नहीं होता है तो एग्ज़ाम फोबिया है, ये सब दूर करना ना, इतना प्रैक्टिस करो जिससे डर लगता है उसी सिचुएशन में अपने आप को इतना बार डाल लोगे, डर खत्म हो जाए ना। वो तो प्रेशर लेने से कुछ थोड़ा होता है।
ना आप ना वो नंबर पे किसी पे चेक करिएगा ना, अनुज वाले पे, मतलब ये उस पे चूँकि गया हुआ है, ये कौन सा नंबर है? नंबर लेकिन इसको हम्म? हमको आपसे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या हुआ? इंटरनेट का प्रॉब्लम है? पढ़ लो, अभी भी टाइम है, समझ रहे हो ना? रुको, तब तक हम इन लोग को वो दिखाते हैं। हम ये सब वापस जाके आज ना रिविजिट किए हैं, तभी तो हम बोले कि टेस्ट 1 से टेस्ट 2। हमको थोड़े पता था उस समय कि यही सवाल आने वाला है। कौन देखेगा? एक मिनट, अभी हो स्टार्ट नहीं ना हुआ है? आप आइए सर, आप खड़े हो जाइए। तो ये सब सवाल ना मैं बना के दे देता हूँ, ठीक है? ऑपरेशन विभाग की रक्षा पद्धति क्या भूमिका रहे, ठीक है? रुक जाओ। डीप फेक से यहाँ पे बताया था, साइबर अपराध से क्या समझते हैं, ठीक है? इसरो का ये सब पूरा डिस्कस किया हुआ है। रुको यहाँ पे देखो, बी नंबर सवाल देखो। तो ये तो सवाल था ना, इसके डिस्कशन में करेंगे तो वो सवाल तो आ जाएगा ना। फिर देखो, आत्मनिर्भर भारत करोगे तो यहाँ भी तो जाओगे तो स्वदेशीकरण वगैरह का बात करेंगे, हैं? डिजिटल इंडिया वगैरह सब पे, उसके बाद आ जाओ, उसके बाद यहाँ आ जाओ। इसको तो है हाँ, ये वाला देखो, डिजिटल इंडिया में। अब बताओ, बोलो ना, ये सवाल के लिए हमको चाहिए ये सजा। आपदा प्रबंधन का ही गया, आपदा अरे प्रबंधन वो तो है ही ना, यहाँ पे को अपलोड कर दिया जाएगा, क्लास कंटिन्यू कर। ठीक है सर। नहीं, लोग को वो टेस्ट का कौन सा कौन वाला? नहीं, ये मेरा ना साइंस टेक का नहीं है, मतलब आपको उधर से पढ़ना पड़ेगा ना, ये इकोनॉमी वगैरह ये सब, या करंट अफेयर वगैरह से। हाँ, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह बहुत फेमस मतलब टॉपिक रहता है ये। चलो शुरू करें, शुरू करूँ ना? ऑनलाइन वाले लोग, अच्छा चलो। हाँ देखो, इस पर हम लोग बात कर रहे थे, फिर से बोलता हूँ, फिर से बात कर रहा हूँ। अभी मैंने दिखा दिया है इसमें ना, ये तो देखो सब पढ़ा दिया होगा। डिजिटल सार्वभौमिकता की आवश्यकता की बात करिए, फिर से ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, लेकिन अभी मैंने आपको दिखा दिया है टेस्ट 3 का। कहाँ क्या? हाँ, टेस्ट 3 का क्वेश्चन नंबर डी। ऐसे अंदाज से था ये। अच्छा ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिजिटल इंडिया वगैरह पे बात की हुई है, ठीक है? और ऐसे भी आप देखिएगा तो ऐसे भी तुम लिख सकते हो। आजकल सब जगह देखो ना, डिजिटल इंडिया, ये फ़ोन पे वगैरह ये सब जो करते हो, सारा का सारा ये सार्वभौमिकता पे बात कर रहा है ना, द नीड ऑफ डिजिटल सॉवरेनिटी, ठीक है? इस पर आप लिख सकते हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि ये सवाल मुश्किल भी है, ठीक? चलो, तो अब ना इसका जो मतलब दिया है अथवा में, वो देखते हैं। अगर इसमें किसी ने कुछ कहा, ये मानता हूं कि सवाल लंबा है, आपको 3 बार सवाल पढ़ना पड़ेगा, सवाल को ब्रेक करना पड़ेगा, क्या क्या पूछता है, चूंकि 36 नंबर का सवाल है। लेकिन आप इसको अच्छे से लिखने की स्थिति में बिल्कुल रहे होंगे अगर आपने मुझसे ठीक से पढ़ा है तो, ठीक है? अब फिर से अभी जाके देखो ना,
नई भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, सब अभी कॉपी पलटेगा, सब पलटेगा, रुको ना, वहाँ पे ना लास्ट में जाओ, ठीक है, वहाँ पे देखो भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 भी पढ़ाया है और संशोधित नीति 2024 भी मैंने कॉपी में लिखाया है। आप जाइए, नहीं अपनी कॉपी पलटिए, जल्दी पलटो ये। और मैराथन वाले में भी मैंने इस पे जोर दे के पढ़ाया है क्योंकि बहुत हॉट टॉपिक है। मिलिए, मतलब ये टॉपिक मिला पक्का? हाँ ठीक है, ठीक है। देखो फिर से मैं बोलता हूँ, ये अंतरिक्ष नीति 2023 संशोधन हुआ है 2024, वो भी है। उसके बाद देखोगे ना कि निजी क्षेत्र के लिए द्वार खोल दिए हैं। इसमें तो कितना सारा अग्निकूल और कौन कौन जो उतना सा है सब एग्जाम्पल लिखाया होगा। मतलब मैराथन वाले बैच में और ज़्यादा इसमें नाम लिखाया है, जो भी वो नहीं है, मतलब जो अरे यार जो प्राइवेट कंपनी सब है जो रॉकेट बना रही है, लॉन्च कर रही है, विक्रम साराभाई के नाम पे नहीं रॉकेट लॉन्चर लॉन्च की थी, अग्निकुल कॉस्मोस वगैरह, ठीक है, वो पूरा का पूरा लिखाया होगा। फिर कंपेयर किया होगा कि जब भारतीय ये कितना बार लाइन लिखाया होगा कि अभी हम लोग ना हम बोल रहे हैं, आप सुनिएगा, भारतीय अंतरिक्ष 2023 संशोधन यही 2024 भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र उद्योग और उसका निजीकरण। हाँ हाँ, तो रुको ना, तो वहाँ पे तो निजीकरण पूरा टॉपिक पढ़ाया है। उसका रुकिए ना, मैंने आपको एक लाइन भी लिखाया होगा कि इसका आप लोग ना चाहें, मैराथन वाला कोई नहीं है ना, मैराथन वाले को मैंने ना एक लाइन दिया था कि यहाँ से शुरू करना या अंत करना। मैंने बताया था कि अभी ग्लोबल जो स्पेस मार्केट है उसमें इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है या वो 2% या 3% है, ठीक है, हम लोग इतना ही पैसा कमा पाते हैं और हमको ना 2030 तक इसको 10% के करीब करना है, 2032 तक। ये मैंने डेटा लिखाया होगा आपको, ठीक है। रुको ना, हाँ तो खाली वही रटते रहो। और मैंने आपको बताया था कि ये जो होगा ना, ये निजी क्षेत्र की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। और मैंने कंपैरिजन करते हुए बताया था किसका, ब्लू ओरिजिन का, उस स्पेसएक्स का, ये सब बताया था। और बताया था कि अपने यहाँ भी बढ़ावा देना पड़ेगा, पूरा का पूरा निजी क्षेत्र पे डिटेल बात किया है। सुनो तो यहाँ देखो, क्या यह परिवर्तन केवल प्रौद्योगिकी विकास तक सीमित है या इसने राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया, सीमा प्रबंधन के लिए भारत की क्षमताओं को गुणात्मक रूप से बदल दिया है? ये सारा का सारा आप लिख लेंगे, ठीक है। अलग अलग जगह पे देखो तो पूरा बताया होगा वहाँ पे कि निजी क्षेत्र के खुलने से क्या दिक्कत होगी, बताया होगा ना कि डेटा वगैरह का लीकेज होने का चांस रहेगा, ठीक है। ये पढ़ाते समय आपको भी बताए होंगे कि जो लोग भी इसरो में या DRDO वगैरह में काम करते हैं स्पेशल प्रोजेक्ट पे, वो ना बाहर अपना मतलब मोबाइल वगैरह भी अंदर नहीं लेके जाके जाते हैं, तो यहाँ से डेटा लीक वगैरह होने का खतरा रहेगा। ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए देखो नहीं है। तो हम तुमको जब बोलते हैं कि हम क्वेश्चन नहीं देखते हैं इस वजह से कि हमको लगता है कि क्या ही पूछेगा पहले, अब तो देखना पड़ेगा, तो गलत नहीं है ना। अब इतना के बाद भी देखो जब तुम्हारा आ रहा है तो फिर जो कि सोचो कि कहाँ चला गया होगा। और हम तो इतना उम्मीद नहीं किए थे, अब अगले बार देखना फिर हम कितना ज़्यादा अपडेट कर देंगे, सर है, हम कितना तैयारी करवा देंगे, देखो उसके बाद हो जाएगा। चले, ये एक पार्ट हो गया। तीसरा देखो, ड्रोन स्वार्म प्रौद्योगिकी उपग्रह, छोड़ दो यहाँ पे देखो, ठीक है, मैं बता रहा हूँ मैंने क्या नहीं पढ़ाया है। ड्रोन टेक्नोलॉजी पूरा पढ़ाया है, हाँ ये मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ड्रोन स्वार्म, अच्छा अब यहाँ पे क्या था, ये कैसे सवाल पूछा है, ये करंट अफेयर वगैरह से सवाल है इससे रिलेटेड, ये यूके वगैरह में आया था। यहाँ पे क्या था ये थोड़ा बता देते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके बहुत सारे ड्रोन को उड़ाएंगे और ड्रोन आपस में एक दूसरे को ना कंट्रोल और रेगुलेट करेगा। जैसे मान लो कि 5 ड्रोन हवा में उड़ाए, मतलब उड़ा, अब मान लो कि डिफेंस सिस्टम का है वो सब, या डिफेंस सेक्टर में वो सब काम कर रहा है। अब 5 गो ड्रोन उड़ गया तो एक वो ना देखेगा कि उधर से कौन आ रहा है, एक उस पर नज़र रखे रहेगा, एक ना तो फिर दूसरे वाले को बताएगा कि अच्छा तुम उसको अटैक करो। मतलब ये आपस में 4-5 ड्रोन आपस में, मतलब नहीं वो इंटरकनेक्टेड होंगे और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस होंगे ताकि वो उड़ जाए, उसके बाद वो अपना डिसीजन खुद ले सके, ठीक है। तो ये यूके वगैरह में रहा है, इस वजह से चर्चा में रहा है, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ाया है, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये स्वार्म वाला नहीं पढ़ाया मैंने, चलो ठीक है। आते हैं, मान लो फिर भी देखो, उपग्रह आधारित संचार की सुरक्षा, ये पूरा का पूरा जाएंगे तो स्पेस वाले में जाओ
कम्युनिकेशन बेस्ड, मतलब सैटेलाइट बेस्ड जो कम्युनिकेशन वगैरह होता है उसमें नहीं हम लोग बात किए हैं। पूरा अपना जीपीएस वगैरह और ये सब थक गया था। और जीएसएलवी के तो जाके जीएसएलवी कार्यक्रम के सामरिक महत्व के संदर्भ में देखो यहाँ पे क्या, हाँ तो 36 नंबर का सवाल है और बोले ना कि मतलब इसमें 3-4 अलग अलग टॉपिक्स को एक साथ लिया है। चूंकि 36 नंबर का सवाल है इस वजह से आपके पास गुंजाइश है अलग अलग ये लिखने का। ठीक है, चलो अब एक लास्ट कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। नहीं, ये लास्ट यहाँ का है ना, एक बस लास्ट वो आईआर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 पे कहाँ सवाल होगा? हाँ ये वाला देखो, कई बार ना हम लोगों ने, सर ने और हम लोगों ने और ज्योग्राफी वाले सर से तब भी बात किया है कि कई बार ना इकोनॉमिक्स में साइंस टेक का सवाल और साइंस टेक में इकोनॉमिक्स का सवाल आता है, ओवरलैप करता रहता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जाएंगे, आप जाइएगा। ये आप लोगों को जब पढ़ा रहा था, याद करिए जब आप लोग का बैच खत्म हुआ था तो मैंने बोला था ना कि 1-2 दिन का इसमें कुछ बाकी है, आप लोग आके पढ़ लीजिएगा। और मैराथन वाले बैच में मैंने 2 दिन पढ़ाया ही था कि जो टॉपिक वहाँ मैंने छोड़ दिया था। अब तो वहाँ पे जाइएगा, मैंने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 डिटेल में पढ़ाया है इसको, आईओटी वगैरह सबसे, आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह से कनेक्ट करके। ठीक है, चलो अब मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना चाहिए आगे के लिए। ये सब मैंने एनालिसिस किया है, लगभग जो मैं कर सकता हूँ, सॉल्यूशन मैंने नहीं किया है अभी। मैंने अपनी परीक्षा दी है कि देखो यहाँ से था। ठीक है, देखो एग्जाम परीक्षा हो जाती है ना, सब लोग यही बोलता है यार कि मतलब यहाँ से आ गया, मेरे नोट से आ गया, ये आ गया। लेकिन मैं तो आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, नोट कॉपी नोट्स दिखवा रहा हूँ आपको, टेस्ट सीरीज में जो सवाल था वहाँ से बता रहा हूँ। ठीक है ना, और मैं यूट्यूब पे ऐसे कुछ नहीं बोलता रहा हूँ। जैसे यूट्यूब पे कौन है पढ़ने वाला, उसका जो स्टूडेंट है वो तो शायद नहीं होगा, लेकिन आप लोग तो मुझसे पढ़े हैं ना, मैं आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता ना। ठीक है ना, चलो अब मैं डायरेक्ट आ जाता हूँ कि क्या क्या आपको करना चाहिए और यहाँ से टेक अवे क्या है, या लर्निंग्स, या अपना प्रिपरेशन को कैसे ये करना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं इसके लिए। देखो मतलब ये फिर से बोलें, यूपीएससी से टफर सवाल था, लेंदी था, टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल था, एग्जामिनेशन का प्रेशर, एग्ज़ाम उस माहौल में तो बहुत दिक्कत होती है। एप्लीकेशन बेस्ड सवाल थे, कई सारे टॉपिक्स के सवाल थे, इंटरकनेक्टिंग अप्रोच आपको डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद ना पेपर की या सब्जेक्ट की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जैसे वही जय अनुसंधान, जय अनुप्रयोग वगैरह था, वो रट्टा मार नहीं था। अगर आपको सिंपल साइंस टेक की समझ है आप उसका आंसर कर लेंगे। ठीक है, रट्टा या चुट्टा पीडीएफ से नहीं होगा, पूरा का पूरा पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको लिखवा देता हूँ, या देख लो मेरा क्या क्या करना है। ये टेक अवे कह लो या लर्निंग्स कर लो, या जहाँ पे आपको ना, या व्हाट टू डू कर लो फॉर 72nd मेंस। देखो मेरा मानना है कि पेपर के बाद बीपीएससी ने भी देखा ही होगा, तो इस तरीके से इतना लेंदी और शॉर्ट टाइप में नहीं रहेगा। हाँ नहीं रहेगा। अच्छा एक चीज़, सबसे बड़ा क्रेडिट लेना तो मैं भूल ही गया। सबसे बड़ा क्रेडिट लेना, मैं बहुत पहले आप लोगों को मैंने बोला था कि करंट अफेयर में शॉर्ट टाइप का सवाल आ सकता है। ये किसी को याद है? पक्का? अच्छा नहीं, जैसे एक बार होता है कि मैं याद दिला दे रहा हूँ तब तुमको ऐसे भी है। जैसे ये याद तब होती है ना जब पेपर तुम लोग देखोगे और मेरे कहे बिना आपको लगता कि अगर सर ने बोला था तो।
मैंने सच बोल रहा हूँ, मैंने करंट अफेयर में आपको बोला था कि आप लोग ना करंट अफेयर के लिए भी शॉर्ट टाइप के लिए तैयार रहिएगा। क्यों? देखो ना 36 नंबर का सवाल बनता है तो बहुत सारा टॉपिक छूट जाता है ना। बीपीएससी क्लियरली है कि वो अब वो एक ऐसे स्टूडेंट को चाहती है कि जो पूरा का पूरा सिविल सर्विसेज के लिए फोकस्ड हो, वो एसएससी भी ना दे, रेलवे भी ना दे, एईडीओ भी ना दे। समझ रहे ना? सच बोल रहा ना। इस वजह से और वो बीपीएससी की मतलब इस वैसे कैंडिडेट को खोज रहे हैं जो पूरा का पूरा ना 1 साल 1.5 साल 2 साल ना इसी पे फोकस्ड हो। और करंट पहले क्या था ना, पीटी के लिए भी करंट अफेयर के लिए वो एसपीडी और वो पढ़ के हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। मेंस के लिए भी लोग करंट अफेयर का कुछ 50 को 60 को टॉपिक देखते थे, पढ़ते थे, वो कर लेते थे। अब जब ना वो शॉर्ट टाइप कर दिया तो इसका सिंपल सा मतलब है कि आपको साल भर या 1.5 साल या मतलब डेली आपको पेपर और जितना सारा है ना वो मंथली पढ़ना पड़ेगा। ये मैंने आपको बहुत पहले बोला था कि शॉर्ट टाइप करंट अफेयर में इंट्रोड्यूस करेगा, किया ना? ठीक है। और एक प्रिडिक्शन आज करूंगा फिर इसके आधार पे, अभी कर देता हूं। अब सारे सेक्शन में शॉर्ट टाइप पूछ रहा है, बच रहा है एक डीआई वाला सेक्शन। हाँ अरे रुको, क्या क्या नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, सुनो। जैसे देखो हम लोग ना प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले आदमी हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जितनी पॉसिबिलिटी है सब सोच लो, समझ रहे ना? तो करंट अफेयर में एक पॉसिबिलिटी थी, बहुत छोटी सी बात थी, ठीक है। मुझको लग रहा था, अच्छा कोई वैसा गट फीलिंग नहीं था, लेकिन थी संभावना, पूछ लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर संभावना की बात करें तो अभी जो डीआई में तुमको 2 सवाल पूछता है 36 नंबर का, तो इसमें 6 या 7 8 8 कराता है ना। हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है कि पहलक का जो सवाल हो वो इसी तरीके का शॉर्ट टाइप का हो। अगर वो ये देखे, देखो बीपीएससी का अप्रोच देखो ना, बीपीएससी क्या चाह रही है, यही ना कि स्टूडेंट जो आए वो एकदम से पढ़े लिखे हों, डेडिकेटेड हो, फोकस्ड हो और पूरा होलिस्टिक वे में अपने सिलेबस को कवर किया हो। तो अभी जो तुम लोग डीआई करते हो, क्या करते हो, पाई चार्ट पढ़े 4 दिन में हम भी ख़त्म कर देते हैं। इस 4 दिन में आप सवाल बनाने लायक होते हैं, लेकिन आपको डाटा इंटरप्रिटेशन की ना वो एक समग्रता से वो समझ विकसित नहीं होती। हो सकता है ना ऐसे पूछ ले मीडियन क्या है, नहीं पूछेगा, मैं फिर से डरा नहीं रहा, नहीं पूछेगा ना, क्यों नहीं। रुको, वो ऐसा कर सकता था ना, वो जाओगे तो 10th का जो इकोनॉमिक्स में पढ़ना, जैसे होता है ना कि पर कैपिटा इनकम से नहीं सब कुछ पता चलता ना। तो हो सकता है ना कि आपको वो देखना रहे, तो 3 ये बीपीएससी पहले पूछा हुआ है, 3 प्लेयर है, एक मैच में 50 बनाया, 0 बनाया और एक 50 बनाया, और एक दूसरा प्लेयर है जो इसमें 35 बनाया, इसमें 40 बनाया और इसमें मान लो कि 35 बना लेता है या 25 बना लेता है। तुम किसको मतलब प्लेयर के रूप में चुनना पसंद करोगे? नीचे वाले को। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, भरोसा कर सकते हो, इसका कोई ठीक नहीं है। अभिषेक शर्मा, नहीं देखो फिर से मैं बोला ना, तो इस तरीके का अगर वो चाहे कि वो करना तो कर लेगा, लेकिन नहीं करेगा। मतलब इस तरीके का, अब मेरी अगर जितनी समझ कहती है 10% तक कम उम्मीद है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है और ये है तो तैयार रहने में कोई बुराई नहीं है। चलो तो मैं जल्दी से जब बात कर लेता हूँ क्या क्या करना पड़ेगा। पूरा का पूरा ना आपको समग्र या गहन अध्ययन करना पड़ेगा। सर लिखने उखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए। पूरा समग्र सा और गहन अध्ययन करना पड़ेगा। कंसेप्ट पर फोकस करना पड़ेगा, रट्टा मार नहीं, कंसेप्ट एंड एप्लीकेशन पे फोकस करना पड़ेगा, समझ रहे ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब एक समझ विकसित करनी पड़ेगी, मतलब वही यही कंसेप्ट में आ जाएगा, समझ विकसित करनी पड़ेगी। और ये तब तक विकसित नहीं होगी जब तक कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपका अच्छे से, होल सिलेबस ना आपका अच्छे से खत्म नहीं होगा। हाँ वो तो कहूँगा ही, पूरा पाठ्यक्रम आपको ना अच्छे से कवर करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक, ये इसलिए ना ताकि जो नए सवाल आए उसको आप हैंडल करने की स्थिति में हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे
पहले लोग क्या करते थे, पीटी का एग्ज़ाम दिए, रिजल्ट आएगा, उसके बाद मेंस की तैयारी करेंगे। ये जो 3 महीना इस बार थोड़ा ज़्यादा समय दे दिया था। अब इस गैप में जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनका रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। आपका पीटी के पहले सिलेबस लगभग कवर होना चाहिए, छोटा छोटा कोई एक आध टॉपिक वगैरह नहीं है तो वो इसमें करेंगे। और इस दौरान वैल्यू एडिशन, करंट से अपडेशन, करंट से मतलब अपडेट करना पड़ेगा जो भी है। नहीं जैसे देखो तुम लोग को हम शांति बिल नहीं पढ़ाए थे, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ाए थे ना, तो इस वाले में शांति बिल मैंने पढ़ाया, ठीक है ना। क्योंकि करंट अफेयर है तो हमको भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, देखना पड़ता है कि साल भर में क्या हुआ। तो ये जो 3 महीना है आपका सिलेबस अच्छे से कवर होना चाहिए, पीटी दे के आइए। उसके बाद ना वैल्यू एडिशन का क्या मतलब होता है, जैसे वही प्रियम्बल वगैरह पे सब आंसर लिखेगा, लेकिन आपका आंसर कैसे औरों से अलग होगा, उसके लिए आंसर लिख के सर से दिखवाना पड़ेगा। फिर ना वो होता है ना कोई कैची लाइन या कुछ अच्छा लाइन जो उसको अट्रैक्ट करे ध्यान, नहीं डायग्राम वगैरह बनाना है तो कैसे डायग्राम बनाएंगे, तो अलग करना है, इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन। आपके आंसर में कैसे छोटा छोटा मतलब वो मतलब एक अच्छे मेंटोर के निर्देशन में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। ये 3 से 4 महीना में आपको ये सब करना पड़ेगा। आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, अच्छे जगह आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, मतलब ये 3 से 4 महीना में तब जाके होगा। ठीक है। हिंदी वाले के लिए आपकी भाषा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए इस वजह से कि क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज भी देखो अच्छा हुआ है, तो आप इस स्थिति में हो कि उसको समझ सकें कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। अन्य पता चला कि 5 बार ना क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो कैसे होगा। नहीं जैसे जनरली यहाँ पे हिंदी वाले लोग, जनरली बात कर रहा हूँ, हिंदी वाले लोग कौन होते हैं जिनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है, और अंग्रेजी वाले की कितनी अच्छी अंग्रेजी है वो भी हम लोग जानते हैं। नहीं मतलब भाषा अच्छी होनी चाहिए सर, भाषा अच्छी होने से मतलब नहीं है, मेरा यहाँ पे है ना कि आप में ना रीडिंग हैबिट होनी चाहिए। तो आप लोगों को किताब वगैरह कुछ नहीं तो पेपर वगैरह ये सब पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्यों, क्वेश्चन देखो ना लंबा लंबा है, तो पता चला ना कि ऐसे पढ़ने गए सेंटेंस खत्म हुआ तब तो भूल गए कि क्या था, तो फिर वापस पढ़ो। कितना बार हम लोग बोले होंगे कि तुम लोगों को कुछ कुछ किताब पढ़ना चाहिए, बोले होंगे, मत पढ़ो ना। मेरा क्या जा रहा है, मेरा क्या जा रहा है। चले चलो अब लास्ट में पॉजिटिव एंड पे खत्म करेंगे। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, ये बटा नहीं करना है यार, ये बटा नहीं है, मतलब डरना नहीं है, डरना नहीं है, डरना नहीं है। ठीक है, क्यों बताता हूँ, देखो फिर से बोलता हूँ, देखो ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा। कितना बार बोला होगा कि देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस, हार्ड लेबर, मतलब सब करना पड़ेगा। इसके बाद हो क्या है ना, तुम अच्छा हम तो कितना बार बोले हैं कि मेरे से पढ़ के जाओ, अगर तुमसे सवाल नहीं बनना है तो किसी से नहीं बनना होगा, ये तो हम बोलते हैं ना। अगर सवाल भारी है, सबके लिए भारी है। हाँ जो यूपी, मैं तो शुरू में बोल चुका ना कि जो यूपीएससी के सिंसियर स्टूडेंट होंगे वो एज लेंगे, तो आप पढ़िए, पढ़ लीजिए। इसके बाद अगर सवाल भारी है तो क्या लगता है, सबके लिए भारी है ना इस, और उनको तो सेलेक्ट करना है, मतलब सॉरी रिजेक्ट करना है, करते करते में इतना लोग आ जाएंगे। इसका क्या होगा, देखो एक सवाल होगा जो डायरेक्ट आपको कॉपी से आया रहेगा, वो आप सब अच्छा लिख लेंगे। एक सवाल होगा जो नया सवाल होगा, इंटरलिंकिंग होगा, करना होगा, उस पर क्या होगा ना, सबको कम मार्क्स आएगा, क्योंकि सब तो उसी समय सवाल वो नया आएगा तो सब उसी सवाल देख रहा होगा ना। तो देखो इसका हम तुमको फ़ायदा क्यों बोलते हैं कि डरना नहीं है, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। मैं आपको ना एग्जाम्पल दे देता हूँ। इस बार के यूपीएससी का टॉपर कौन है, यूपीएससी का 2025 का जो रिजल्ट आया होगा, अनुज अग्निहोत्री। इसका ना रिटन का एग्जाम का देखिएगा, ये आप परसेंटेज करेंगे तो 52.88% है। सर बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, सुनो अच्छे से, एनालिसिस का मतलब ये सब भी होता है, ठीक। इंटरव्यू का नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि इंटरव्यू फिर अलग मामला है,
उसके लिए पूरी की पूरी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और वो सब अलग मामला है। ठीक, आप ना पिछले 10 साल का यूपीएससी के टॉपर का उठा के देख लीजिएगा स्कोर, लगभग ना 52, 53, 54 यही रहता है। भाई 54 तो बहुत हो गया यार। ठीक, चलो बीपीएससी लास्ट जो रिजल्ट आ गया है, मतलब ये 17वीं का तो अभी आने वाला है, 71वीं तो 69 का रिजल्ट आया, उसके टॉपर थे कौन, उज्जवल। उनका रिटेन का मार्क्स देखना 536/900 है। ये परसेंटेज वाइज अगर हम लोग बात करें तो 59% है। अच्छा, ये तब जब ना ऑप्शनल हटा दिया उस तरीके से, नहीं तो पहले तो ऑप्शनल जब रहता था तो साइंस वाले लोग और लीड ले लेते थे। ठीक है, तो देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या है वहाँ पे। देखो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो यूपीएससी वाले लोग हैं ये सब टैलेंटेड नहीं है? बहुत टैलेंटेड लोग हैं ना, बहुत टैलेंटेड लोग हैं, क्योंकि सवाल नया है, उसी समय उनको सोचना है, उसी समय लिखना है। तो देखो 52% पे जाके हो गया। तो ये अब ना सवाल बीपीएससी में जब आएगा तो यहाँ भी स्कोरिंग कमेगा। ठीक है, तो यहाँ भी अब ऐसे, यहाँ तो और ज़्यादा कमेगा। क्यों? यहाँ पे तो लड़के और उस तरीके से तैयार भी नहीं है, जो नॉर्मल क्राउड। हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना कि घबराना नहीं है, डरना नहीं है, समझ रहे ना। फिर से बोल रहा हूँ, तुम एक बार अच्छे से पढ़ो, आंसर राइटिंग करो, जो करना है करो, उसका एग्जामिनेशन हॉल में जाओ, सारा का सारा क्वेश्चन टच करके आओ, लिख के आओ, सबको कम नंबर आएगा। देखो अब मान लो कि हमको 54-50%, 53% चाहिए, क्या लगता है वो 6 नंबर में 3 नंबर नहीं आएगा, 4 नंबर नहीं आएगा किसी किसी में? तो 3-4 करेंगे, कितना खराब लिखेंगे। उधर 36 वाले में थोड़ा नहीं आ जाएगा। जैसे जो आपका वीकर सेक्शन है, कोई सब्जेक्ट तो अच्छा होना चाहिए, वहाँ पे और अच्छा करो। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पे 54%, 55% मार्क्स लाना नहीं ला सकते हैं? और 59 पे तो टॉपर है ना। तो ये 69 था तब, उस समय भी बहुत ज़्यादा ऐसा सवाल नहीं पूछता था। सिंपल सा मतलब है कि डरने का नहीं है, अच्छे से ईमानदारी से पढ़ो। ठीक है, ये पॉजिटिव है। अब आप बताइए, थोड़ा सा टाइम देंगे, 15 मिनट में हम एक ख़त्म कर लेंगे डीआई। अरे नहीं 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 नहीं, हम कल से घर जाना है, मेरे को बहुत ज़रूरी काम है। सुनो ना, बस मैं 15 मिनट में डीआई ख़त्म कर देता हूँ ना मेरे को। अच्छा छोड़ो, अच्छा चलो एक बात कर लेता हूँ डीआई पे। डीआई के सवाल पिछले साल से आसान थे। पिछले बार ना पहले का जो सवाल था टेबल वाला वो लेंदी था, इस बार पहले का सवाल अच्छा था। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप में डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए ना, क्षमता होनी चाहिए। आपको ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना पड़ेगा ना, कौन सवाल छोड़े कौन सवाल ले। तो इस बार ना टेबल वाला आसान था। पाई चार्ट पे एक सवाल था जो गलत है, ठीक है ना, ये वाला सवाल गलत है, इसीलिए बस मैं छोड़ दे रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में खत्म। 1 मिनट ना, ये पेपर 1 में होगा ना, नीचे होगा ना, इसी में पेपर 1 नहीं। हाँ, किस वाले में? चैट बॉक्स है उसके नीचे जाएंगे ना, इसमें सारा क्वेश्चन है। ठीक है, यही तो खुला हुआ था ना। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। देखो ये वाला सवाल देखो और साइंस टेक का वो सवाल देखो। साइंस टेक वाले थोड़ा इस बार सुनो, देखो ना, ये डीआई का ना एक दिन हम सॉल्यूशन ही कर देंगे, ठीक है। मैं थोड़ा कुछ काम है, मैं घर जाऊंगा। 1 मिनट, देखो
ये आसान सवाल था, आसान सवाल है। आज मैं एक सवाल पे बात करके छोड़ देता हूँ, एक दिन आऊँगा डिस्कशन, मतलब सॉल्यूशन कर दूंगा इसका, ठीक। हालांकि अभी करते तब ना बहुत ज़्यादा व्यूज़ आता है, अभी बहुत सारे लड़का को, खैर हम लोग व्यूज़ के लिए काम नहीं करते। हाँ, ये वाला सवाल जो है ना, ये वाला सवाल जब मैंने सवाल देखा था तभी बता दिया था कि ये ना कहाँ से सवाल आया है, ठीक है। और ना देखो, मैं यही स्कैन करके भेज दिया था, जो लोग देख सकेंगे देख लेंगे। यूट्यूब पे सब बात कर रहा होगा, मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा ये बुक, और जिनको देखना है देख लीजिए, पेज नंबर 926 928, ठीक है, 925 928, ये डायरेक्ट सवाल है यहाँ से, ठीक है, सब कुछ सेम। अभी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा ना, इसी का मैंने स्कैन करके भेज दिया था, जो खुल नहीं रहा है, नहीं तो जैसे हवा में बात नहीं करता ना मैं। अभी जाइए, अच्छा चलो मैं ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दिक्कत है इसमें, ये जब डीआई में पाई चार्ट पढ़ा रहा होगा तो बताया था ना कि अगर ना यहाँ परसेंटेज वाइज है तो जोड़ के 100% होना चाहिए, और अगर ना एंगल के रूप में रहेगा तो 360। इसको जोड़ के देखो, 12 12 कितना होता है, 24। रुको 13 और 17 को जोड़ लो, 30। तो 30 और 24 कितना हुआ, 54, 54, ठीक है, एकदम आसानी से 54। यहाँ देखो 15 और 14 को जोड़ो, 29, 29 और 28 को जोड़ो, सॉरी 18, 47, ठीक है। नहीं है तो जोड़ लेना ना, जोड़ के देखो, समझे नहीं है मतलब। और यहाँ पे ना ये 27,300 है। फिर मेरे पास सॉल्यूशन भी है, देखो जिन लोगों ने क्वेश्चन बनाया होगा। अच्छा, ये पहली बार नहीं है कि आर्य अग्रवाल के बुक से लिया गया है, इसके पहले भी वो उन लोगों ने डायरेक्ट सवाल उठाया हुआ है। अब मुझको समय दीजिएगा तो मैं बात कर दूंगा, ईयर हमको याद नहीं, अभी बुक से उठा के डायरेक्ट सवाल दिया हुआ है। आर्य अग्रवाल से सवाल लेने की पुरानी आदत है, ठीक है। लेकिन इस बार इन लोगों ने गलती की है ना कि वो इसमें गलत। अच्छा, इन्होंने जो सॉल्यूशन बनाया है वो 100% का ही है। देखो पहले का सवाल मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो, देखो क्या बोलते हैं ना, एम एवं एस से कितने छात्र नीट योग्यता प्राप्त हैं। आप पढ़िएगा ना तो यहाँ से देखो, यहाँ पे टोटल नीट वाले कितने हैं, 27,300। और एम और एस, एम कितना है, 17%। तो पूछ रहा है ना, आप पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो 27,300 का 17% करेंगे तो पता चल जाएगा कि एम स्टेट से कितने बच्चे नीट क्वालिफाई किए, और फिर एक कौन था, एस से 14%। तो आप डायरेक्ट चाहते तो 17 और 24 जोड़ दो, मतलब 27,300 का 31% निकाल दो। इन लोगों ने भी सॉल्यूशन में वही किया होगा, और जिन्होंने सवाल भेजा होगा वो तो यही आंसर भेज दिए होंगे। यहाँ तो ऑप्शन है, यहाँ तो ऑप्शन है, लेकिन वो तो डायरेक्ट किए होंगे ना। तो अब देखना है कि बीपीएससी इसको कैसे टैकल करती है, क्योंकि जिन लोगों ने सवाल बनाया होगा दिक्कत हुई होगी। अरे यार उस सब तब निकालेंगे ना जब ये 100% होता है, लेकिन बॉस ये पूरा 101% है ना। हाँ 100% भैया, ये बेसिक जो पाई चार्ट का रूल है, फंडामेंटल रूल है, उसी को वायलेट कर रहा है ना। नहीं, डायरेक्ट ना 17-14%, 31%, इतना का 31% निकालो, ठीक है। तो इस सवाल पे देखना है क्या है, ठीक है। और इस बार का जो डीआई का सवाल है बहुत आसान है, मतलब इससे सवाल बहुत मुश्किल ना 64वीं 65वीं 66 67वीं इसमें पूछ चुका है, ठीक है। तो अगर बीपीएससी चूंकि किरकिरी होगी, जो सेट किया होगा उसको मतलब शिकायत होगी ना, जाहिर सी बात है। तो थोड़ा सा आप ना तैयार रहिएगा अगले साल डीआई में अच्छे सवाल के लिए। तो जब अच्छा सवाल जाएगा तो वो कहाँ जाएगा ये भी बता देता हूँ, वो जाएगा कैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की ओर, समझे। तो अगर आपको डीआई में करना है तो ये बुक मत लेना। आप बहुत सारे लोग अभी बुक खोज रहे हैं, मत लेना, मेरे पास है, ले लेना, इसका स्कैन कर लेना फोटो, इससे प्रैक्टिस कर लेना। बाकी अगर आप चाहते हैं अपने आप को अच्छे मतलब तैयार रहना,
तो कैट का PYQ कर लें। ठीक है, अच्छा सुन एक चीज, इसमें तो रटना है ये नहीं है, इसमें चीजें आपको आ रही है, तो कैट का पूछे, मैट का पूछे, जेट का पूछे, क्या फर्क पड़ता है? ये सवाल अगर आर्य सवाल से नहीं भी बनाए रहते तब भी वो सवाल नहीं बन जाता। ठीक है, तो इस पे बहुत इधर उधर मगजमारी करने से कि यहाँ बना ले वहाँ बना ले, ये सवाल बुक से पूछ लिया, कोई भटकने की जरूरत नहीं है। अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करिए, नहीं आता है तो परसेंटेज वगैरह इस सब पे काम करिए। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस वगैरह पे, और प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करोगे तो डर खत्म हो जाएगा, इसी से प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसमें पूरा है ना, तो जो इससे रिलेटेड डेटा है 2-3 सवाल, वो दिक्कत हो जाएगा ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे तो ये नीट क्वालिफाइड है, ये जी क्वालिफाइड है। ठीक है, तो जो नीट क्वालिफाइड वाला सवाल पूछेगा वो गलत हो जाएगा ना, जी क्वालिफाइड वाला। देखना है कि बीपीएससी क्या कर रही है इसको। चलो ठीक है, आज यही छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे। कभी आ जाऊँगा, मतलब आप लोग जब बोलेंगे, कोई ऐसा नहीं है, तो मैं DI का सॉल्यूशन कर दूंगा आपको। ठीक है, और एनालिसिस भी कर दूंगा। एनालिसिस क्या है, पेपर आसान है, इससे अगले साल इससे टफ के लिए तैयार रहिए। ठीक है, थैंक यू।